आज एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। है आइसोमर्स का पार्ट ही, चल आइसोमेरिज्म की ही सीरीज रही है, बट अभी तक हमने बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, जिसमें हमने बहुत सारी इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखी थी। रिंग चेन आइसोमर्स, टॉटमर्स, मेटामर्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। बट आज हम जो बात करने हैं वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, इनफैक्ट काफी डिफरेंट है, और मेरे टॉपिक का नाम है स्टीरियो आइसोमर्स। और अगर और इसे सही तरीके से बोलूं तो स्टीरियो आइसोमर्स का पहला पार्ट हम करने वाले हैं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं जियोमेट्रिक आइसोमर। तो हमारे टॉपिक का नाम आज रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इस पे 2 या 3 वीडियोस आएंगी ज्योमेट्रिक पे, और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बात करते हैं जियोमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की। हेडिंग डाल ले, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। चलो, पॉइंट नंबर 1, कुछ एक पॉइंट लिखते हैं फिर उन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट, अगेन अगर एक ये आइसोमर्स है तो दे विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डेफिनेटली अगर मैं आइसोमर की बात कर रहा हूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। यहां पर स्ट्रक्चर भी सेम होगा। दे विल हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, तो डिफरेंट कहां है, ये डिफरेंस कहां आया इसमें ना? एक बार लिख लो फिर समझना। बोल रहा है दे हैव डिफरेंट स्पेशियल का मतलब समझना, स्पेस। दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बोल लो या ग्रुप्स बोल लो। दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप इन द स्पेस। स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है। मतलब क्या, ध्यान से देखना। अगर मैं कोई कंपाउंड बनाऊं, मैं बोलूं PQRS, और मैं बोलूं इसका एक आइसोमर बना रहा हूं PQRS। देखते ही पता लग रहा है यार, ये तो सबसे पहले चेन आइसोमर है। यहां पर 4 की चेन, यहां 3 की चेन, तो दिस इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर। डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है। मगर अगर मैं ऐसे बनाऊं, अगर मैं इसी कंपाउंड को कुछ इस तरीके से बनाऊं, तो देखना ना चेन में फर्क है। अभी भी चेन में PQRS सब है, अभी भी चेन में PQRS सब है ना। कोई एक्स्ट्रा यहां पर सब्स्टिट्यूएंट लग रखा है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं है। तो अब इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर शो नहीं हो रहा। इट डजंट हैव एनी स्ट्रक्चरल आइसोमर। बट सिंस देखो, अरेंजमेंट का तरीका कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ क्या किया, इन एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को अरेंज अलग अलग तरीके से किया। अरेंज डिफरेंट तरीके से किया। इसी को मैं बोल रहा हूं दिस इज माय जियोमेट्रिक आइसोमर। इनकी ज्योमेट्री केवल अलग है, स्ट्रक्चर भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, सिर्फ ज्योमेट्री में फर्क है। बात समझ में आई? एक स्टेप आगे चलें। चलो, हमने करना क्या है, एक बार छोटा सा ना इंट्रो देख लेना। करना क्या है, आपने सुना होगा हमने सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स देखने हैं। हमने सिन और एंटी आइसोमर्स देखने हैं। सिन और एंटी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स देखने हैं। और एक तीसरी चीज भी आएगी, E और Z ज्योमेट्रिक। इस सिन को ठीक कर लें, SYN, दिस इज SYN। E और Z
और Z ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने। क्या है वो आएंगे, क्या है बस ये लिख लो एक बार। 3 तरह के ज्योमेट्रिक आइसोमर्स देखने हैं। सबसे कॉमन सिस ट्रांस, आपको भी पता होगा मे बी। फिर आ रहा है सिन और एंटी, और फिर आ रहा है EZ। EZ नॉमेनक्लेचर कई बार पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। EZ आजकल काफी यूज हो रहा है, तो EZ नॉमेनक्लेचर देखते रहेंगे हम। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, मैं ये मिटा दूं एक बार, मैं एक बार ये मिटा दूं, फिर चलते हैं आगे। चलो अगर मैं 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहला एक एग्जांपल ले रहे हैं। हाँ जी, 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं यार। अगर मैं इनका नाम लूं, अगर मैं दोनों की नेमिंग करूं, दोनों का नॉमेनक्लेचर करूं, तो क्या अलग अलग आ रहा है? दोनों का नॉमेनक्लेचर करूं तो क्या आएगा? 1 2, ये भी मैं बोल रहा हूं 1 2 डाई क्लोरो इथीन, और ये भी क्या है 1 2 डाई क्लोरो इथीन। दोनों के नॉमेनक्लेचर में कोई फर्क नहीं है, दैट मींस स्ट्रक्चरल आइसोमर तो ये शो नहीं कर रहे। बट हो क्या रहा है इस केस में, Cl और Cl क्लोरीन, दोनों क्लोराइड्स एक तरफ है, और यहां पर Cl और यहां पर Cl दोनों डिफरेंट ऑपोजिट एंड्स पे, एक साइड, एक इधर, एक ऊपर नीचे। जब मेरे सिमिलर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, जब मेरे सिमिलर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक साइड पे होंगे, मैं इसे बोलूंगा सिस। दिस इज माय सिस फॉर्म, 1 2 डाइक्लोरोइथीन की सिस फॉर्म। और अगर ये ऑपोजिट साइड पे हैं तो मैं इसे बोलूंगा दिस इज माय ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट? 1 2 डाइक्लोरोइथीन। दोनों का नाम सेम, दैट मींस स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है ही नहीं। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है तो क्या है? दीज आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। दिस इज माय सिस फॉर्म, दिस इज माय ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो सिस फॉर्म में क्या है? सेम एटम्स या ग्रुप ऑन सेम साइड। यहां क्या है? सेम एटम या ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, ऑन अपोजिट साइड। स्टार मार्क करके एक चीज लिखना। अगर ऐसे होता, अगर मैं इसे ऐसे बना देता, अगर मैं इसे ऐसे बना देता तो पहली बार तो इसका नाम ही बदल जाता, ये बन जाता 1 1 डाई क्लोरो इथीन। ये बन जाता 1 1 डाई क्लोरो इथीन। ये कुछ भी नहीं है, ना सिस है ना ट्रांस। तुम ये बोल सकते हो सर ये ऑपोजिट साइड है, ये इधर है, ये इधर है। नहीं, ये इधर है, ये इधर है। नहीं, तो एक कंडीशन लिख लेंगे, छोटी सी कंडीशन है। ईच कार्बन must have different groups or atoms on it, atoms on। एक बार लिख लेंगे, ये कुछ नहीं है ना सिस है ना ट्रांस है। पहली बार जब नाम ही बदल गया, नाम ही बदल गया, हमने बोला क्या है? स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर सेम से मतलब है इनडायरेक्टली नाम सेम आना चाहिए। इसका नाम भी यही है, इसका नाम भी यही है, ज्योमेट्री अलग है। इसकी भी ज्योमेट्री तो अलग है बट नाम ही अलग हो गया। तो सिमिलैरिटी, अगर मुझे डिफरेंस बताना है ज्योमेट्री में, तो सिमिलैरिटी क्या होनी चाहिए? सेम नाम थे भाई दोनों के, स्ट्रक्चर सेम था, ज्योमेट्री में फर्क है, ये तो स्ट्रक्चर भी सेम है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं, सोच समझ के जवाब देना। हाँ जी, क्या आप इसे सिस और ट्रांस बोलोगे? सिस ट्रांस।
बिल्कुल सर, ये सर देखो ऐसे ऐसे हैं, ये सेम साइड पे है तो ये सिस ये ट्रांस। याद रखना बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। एक छोटी सी कंडीशन लिखेंगे जो 99% तो सही बैठेगी। एक छोटी सी कंडीशन लिखेंगे 99% सही बैठेगी। देयर मस्ट बी, देयर स्टार मार्क करके लिखेंगे, मस्ट बी अ डबल बॉन्ड या फिर बोलो पाई बॉन्ड इन द कंपाउंड। पाई बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है, पाई बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है, या फिर बोल देते हैं देयर मस्ट बी। पाई बॉन्ड को ना एक फैंसी सी टर्म यूज करते हैं, इसको भी देखेंगे, इस चीज को डेफिनेटली अभी देखेंगे। क्या बोल देते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देयर मस्ट बी, इसे लिख देते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन द कंपाउंड। चाहे कोई बोल दे पाई बॉन्ड है या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या हुआ बहुत ध्यान से समझना। भाई ये डबल बॉन्ड का सर इतना जरूरी क्यों है? ये डबल बॉन्ड इतना जरूरी क्यों है? ध्यान से देखना। अगर मैं ये बना रहा हूं, एक तरफ ये बनाता हूं, यहां मान लो Cl, यहां मान लो Cl, यहां मान लो H, यहां मान लो H, यहां मान लो ये Cl, ये Cl इस तरफ, यहां मान लो H, यहां मान लो H, और एक जो अभी कंपाउंड बनाया मान लो ये Cc, Cl, कोई भी एक Cl, H, H। ध्यान से देखना, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये क्या हाइब्रिडाइज्ड है? कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ये तो पाए। सो दिस इज हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइज की शेप क्या होती है? इस हाइब्रिडाइजेशन की शेप ट्राइएंगुलर प्लेनर। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर मैं बनाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसे बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, ये एक प्लेन में है, ऑल दिस इज इन प्लेन। ये एक प्लेन में लाई कर रहा है ना, ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। इसका है इस तरफ हाइड्रोजन से s की ओवरलैपिंग, क्लोरीन से p की ओवरलैपिंग, क्लोरीन से p की ओवरलैपिंग, क्लोरीन से p की ओवरलैपिंग, सॉरी यहां पर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन से s की ओवरलैपिंग, और एक इन्होंने आपस में ओवरलैप करके क्या बनाया? ऐसे नाम पड़ता है इसका सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? ध्यान से समझना, ये पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे? ये ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल प्लेन से बाहर है, बाकी सब प्लेन पे पड़ा है, बाकी सब प्लेन पे पड़ा है, बट ये ऑर्बिटल प्लेन से बाहर है। पाई बॉन्ड ऐसे बनते थे, पाई बॉन्ड ऐसे बनते थे। अब देखना होगा क्या इस पाई बॉन्ड की वजह से हुआ क्या। एक बार मैं इसका भी स्ट्रक्चर बनाऊं, एक बार इसका भी स्ट्रक्चर बनाऊं। इसके पास कितने हैं? ये H, यहां पर एक और H होगा, यहां पर भी एक और H होगा, यहां पर एक और H होगा। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ध्यान से देखना, इस और इस कार्बन के बीच में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है। थोड़ी देर के लिए मान लो ये H, ये Cl, ये H, ये Cl, है ना। अब ध्यान से देखना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है? मेरे डबल बॉन्ड वाले ऐसे जुड़े हैं, कार्बन ऐसे जुड़ रखे हैं। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, मैं इसको घुमाऊंगा, रोटेट करूंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। यानी रोटेट नहीं कर सकता, सिंपल सी बात, रोटेट नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है पाई बॉन्ड की वजह से। अगर सिग्मा बॉन्ड होता तो ये रोटेट हो सकते थे, कुछ भी नहीं है। अगर सिग्मा बॉन्ड होता रोटेट हो सकते थे, पाई बॉन्ड ने इसे रोटेट नहीं होने दिया। यानी अगर मुझे कंपाउंड ऐसा मिला तो ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, रोटेट होके Cl यहां नहीं आ सकता। और अगर मुझे कंपाउंड ऐसा मिला, ये भी रोटेट नहीं हो सकता, यानी रोटेट होके Cl ऊपर नहीं आ सकता। यानी सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा। किसकी वजह से? पाई बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। बट यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, अभी फिलहाल क्या है? ये सिस, सिग्मा बॉन्ड,
रोटेट कर सकता है, ये ट्रांस बन जाएगा। अगर ये रोटेट कर गया, Cl ऊपर H नीचे, ये ट्रांस बन जाएगा। मैं बोलूंगा अच्छा तू ट्रांस है, ये बोलेगा ले रोटेट हो गया, मैं सिस हो गया। बोलूंगा अच्छा तू सिस है, फिर बोलेगा ए रोटेट होके मैं ट्रांस हो गया। तो यहां पर सिस और ट्रांस का कोई कंसेप्ट नहीं है सिग्मा बॉन्ड के केस में, बिकॉज देयर इज फ्री रोटेशन। डबल बॉन्ड के कारण अनरिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिस तरह का कंपाउंड मिला हमेशा वैसे बनाना, सिस तो सिस, ट्रांस तो ट्रांस। इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, मैकेनिज्म में देखेंगे इनके रिएक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो आई होप कंसेप्ट पता लगा सिस और ट्रांस का। आगे चलें और एग्जांपल्स करें। मेरे ख्याल से 2 एग्जांपल्स हुए थे, आज थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। मुझे बताना कौन सा सिस कौन सा ट्रांस। बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, आगे चलेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे आगे चलेंगे, प्रैक्टिस के लिए देख लो एक बार। डेफिनेटली दिस इज माय सिस, दिस इज माय ट्रांस। नेमिंग आप कर सकते हो, क्या है ये 1 2 3 4 5। नेमिंग कहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5, यहां से चलो 1 2 3 4 5 कहीं से भी दो तो 1 2 ये थर्ड कार्बन, ये 4 कार्बन, तो नाम क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 6, तो हेक्स 3 इन। हाँ जी, नाम क्या आ जाएगा इसका हेक्स 3 इन, नाम क्या आएगा हेक्स 3 इन। और ये क्या सेम चीज है, नाम तो सेम ही रहने वाला है, तो ये भी क्या आएगा हेक्स 3 इन। बट मैं इसे बोलूंगा सिस हेक्स 3 इन एंड दिस इज माय ट्रांस हेक्स 3 इन। नोट कर लेंगे, दिस इज माय एग्जांपल नंबर 3। तो ये सिस और ट्रांस दोनों के साथ लगाना जरूरी है। आगे चले बच्चे, चल लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर मैं ऐसा कुछ काम करूं, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर मैं कुछ ऐसा करूं, हाँ जी बताओ, क्या मैं इसे सिस और ट्रांस बोल सकता हूं या नहीं? याद रखेंगे सिस और ट्रांस का डिसीजन मैं एक पेयर ऑफ एटम्स पे भी ले सकता हूं या एक पेयर ऑफ ग्रुप पे भी ले सकता हूं। मैं बोलूंगा यहां H ऑपोजिट साइड है, तो दिस इज माय ट्रांस। है क्या ये 1 2 3 4 5 क्या है पेंट 1 2 2 इन, दिस इज ट्रांस पेंट 2 इन and this is cis pent 2। लिख लेंगे decision can be taken on the basis of one pair of atoms। आप एक पेयर ऑफ एटम्स पे भी डिसीजन ले लोगे, ये ऑपोजिट साइड पे तो ट्रांस, सेम साइड पे तो सिस। आगे चले, हाँ जी बच्चे आगे चले, चलो लेट्स डू इट। चलो एक और स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, आप बताएंगे क्या चल रहा है। दिस इज एग्जांपल नंबर 5 आई गेस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसका नाम भी हम याद रखेंगे। हाँ जी, इसका एक बार IUPAC नेम बताओ, IUPAC नेम देखना क्या होगा। लॉन्गेस्ट चेन इज दिस 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा इसे ब्यूट
ब्यूटटूइन डायोइक एसिड, ब्यूटटूइन डायोइक एसिड। बात समझ में आ रही है? डाई कहां पर है? 1 2 3 4 पे, तो ऐसे भी लिख लो ब्यूटटूइन 1 4 डायोइक एसिड। इसका नाम भी एग्जैक्टली सेम है, 1 2 3 4 ब्यूटटूइन। कहीं से भी दे दो नंबर यार, ये भी क्या हो जाएगा? ब्यूट टू इन 1 4 डायोइक एसिड। ओइक एसिड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड। बट ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज माय सिस फॉर्म एंड दिस इज माय ट्रांस फॉर्म। एक फॉर्म मेरी सिस फॉर्म है, एक फॉर्म मेरी ट्रांस फॉर्म है। याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका कॉमन नेम। दिस इज माय फ्यूमेरिक एसिड, मेरी ट्रांस फॉर्म को मैं बोल रहा हूं फ्यूमेरिक एसिड, एंड दिस इज माय मैलिक एसिड। मैलिक की एक बार स्पेलिंग देख लेंगे, मुझे ढंग से पता नहीं। तो सेम चीज की ब्यूटटूइन 1 4 डायोइक एसिड के दोनों फॉर्म्स का ट्रांस को मैं बोल देता हूं फ्यूमेरिक एसिड, एंड सिस इज माय मैलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। कई बार सवालों में डायरेक्टली बोल देता है फ्यूमेरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, मैलिक एसिड के साथ फलाना ढिमकाना का रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा। जिसको फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड नहीं पता वो दिक्कत देगा, नोट करते जाएंगे बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, लेवल साथ साथ हम बढ़ाते जाएंगे, चलो आगे चले। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए, 6th एग्जांपल, अगर कुछ ऐसा हो जाए, एक तरफ है FBr, एक तरफ है FBr ICl। अब सर देखो, हमने बोला था हम एक पेयर के बेसिस पे भी डिसीजन लेंगे। यहां तो कोई भी एटम या ग्रुप मैच नहीं कर रहा, यहां कोई भी एटम या ग्रुप मेरा मैच बिल्कुल नहीं कर रहा, तो मैं इसमें सिस और ट्रांस कैसे डिसाइड करूंगा? याद रखेंगे यहां सिस और ट्रांस होंगे ही नहीं, मेरी कंडीशन ही वैलिडेट नहीं हो रही, सिस और ट्रांस होंगे ही नहीं। क्योंकि क्या कंडीशन थी? हर एक कार्बन एटम पे डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। ध्यान से देखना ना, मेरी कंडीशन क्या थी? सिस और ट्रांस होने के लिए एटलीस्ट एक पेयर ऑफ एटम तो कॉमन हो, यहां कॉमन कुछ नहीं आ रहा। तो यहां पर हम जो नेमिंग करते हैं, प्लीज लिखेंगे, नेमिंग करते हैं EZ नेमिंग। यहां पर हम करते हैं EZ नेमिंग बोलती क्या है? ध्यान से देखना, बोलती है assign priority to both groups on both carbons according to atomic weight। एटॉमिक वेट के हिसाब से प्रायोरिटी दोनों कंपाउंड, दोनों ग्रुप्स या एटम्स को जो कार्बन्स पे लगे हैं उसे दे दो। मेरे ख्याल से F और Br में इसका एटॉमिक वेट ज्यादा, I और Cl में इसका एटॉमिक वेट ज्यादा, और दोनों हायर प्रायोरिटी वाले, अगर दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स सेम साइड पे हैं तो मैं इसे बोलूंगा दिस इज माय Z फॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, किसका? इसका। अब मैं ऐसे भी बना सकता था, इसे मैं Br को यहां लगाता
F को इधर, Cl यहीं रहने दो, I को इधर। तो यहां पर प्रेफरेंस किसे मिली? I को। यहां मिली Br को। इसे मैं बोलता हूं E फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड। प्लीज, दैट मींस जो मेरी Z फॉर्म है वो किसके जैसी है? सिस जैसी। और जो मेरी E फॉर्म है इट इज लाइक ट्रांस। Z फॉर्म मेरी सिस को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, E फॉर्म मेरी ट्रांस को। ट्रांस क्या होती थी? ऑपोजिट में। यहां सेम में, बट एटम सेम नहीं रहे, ग्रुप सेम नहीं रहे। ग्रुप्स तो बदल गए, बट हमने नॉमेनक्लेचर इसका बदल दिया। सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे तो Z, सॉरी, और सेम प्रायोरिटी वाले डिफरेंट पे तो E। प्रायोरिटी कैसे देनी है? दोनों कार्बन्स पे लगे ग्रुप्स को एटॉमिक मास के हिसाब से देख लो। दोनों को अलग अलग, इन दोनों का अलग देखा, इसमें ज्यादा ये, इन दोनों को अलग देखा, इसमें ज्यादा दी। सेम साइड तो Z, ऑपोजिट साइड तो E। करेंगे आगे, एग्जांपल करेंगे एक। चल बताएंगे E है या Z है? बताएंगे E है या Z है? मैं बोल रहा हूं C H NH2 OH CH3। मुझे बताओ ये E है या Z है? E है या Z है? ध्यान से देखना, प्रायोरिटी देता हूं। यहां ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन है। पहला आइटम जो अटैच है पहले उसे देखो। C से डायरेक्टली O अटैच है, C से डायरेक्टली N अटैच्ड है। एक साइड C से डायरेक्टली O अटैच्ड है, एक साइड C से डायरेक्टली N अटैच्ड है। तो डेफिनेटली O को मैं प्रेफरेंस दूंगा इस साइड, इस साइड में O को प्रेफरेंस दूंगा। और यहां पर एक साइड C है, एक साइड H है, डेफिनेटली यहां इस C को प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो कौन सा फॉर्म हो गया भाई? ये सेम साइड, दिस इज माय Z फॉर्म, दिस इज माय Z फॉर्म। मेरे ख्याल से एग्जांपल नंबर 6 था। एक और एग्जांपल करें, नया कंसेप्ट इसमें आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें नया कंसेप्ट आएगा। चलो बनाओ। हाँ जी, बताएंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। अब देखो यार, सर ये भी N से जुड़ा है, ये भी N से जुड़ा है, ये भी O से जुड़ा, ये भी O से जुड़ा, तो प्रायोरिटी कैसे देखेंगे? बोल रहा है अगर पहला जुड़ा हुआ एटम से प्रायोरिटी नहीं बता पा रहे तो उसके अगले एटम पे जाओ। ये भी O से जुड़ा, ये भी O से जुड़ा, यहां O C से जुड़ा है, यहां O H से जुड़ा है, तो डेफिनेटली C का एटॉमिक वेट ज्यादा, यहां इसको प्रायोरिटी। ये भी N से जुड़ा, ये भी N से जुड़ा, ये N फर्दर H से जुड़ा, बट ये N फर्दर C से भी जुड़ा है, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा। So what would be this form? कौन सी फॉर्म हो जाएगी? This will become Z form. ये मेरी Z फॉर्म या Z फॉर्म बन जाएगी, मेरी Z या Z फॉर्म बन जाएगी। आगे चले, चलो 8th एग्जाम्पल करते हैं। इससे भी एक नया कंसेप्ट बनेगा। ये साथ साथ लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में साथ साथ लिख लेना। मैंने लिखाया नहीं क्या? अगर पहले एटम से डिसीजन ना ले पाओ तो अगले पे जाओ, पहले एटम से डिसीजन ना ले पाओ तो अगले पे जाओ। आगे चले, चलो दिस इज माय एग्जांपल नंबर 9 आई गेस। COH OCH3 CN। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। ये मेरा कंपाउंड है, ध्यान से देखो। CCOCH3OH,
1 2 3, तो ये है H। मुझे बोल रहा है बताओ दिस इज E फॉर्म और Z फॉर्म। इस तरफ का डिसीजन मैं ले सकता हूं, ये O से जुड़ा, ये भी O से जुड़ा, ये O फर्दर C से जुड़ा, तो दिस इज माय प्रायोरिटी। सर यहां कैसे लेना है, देखो यहां कैसे लेना है, ये C से जुड़ा, ये C से जुड़ा, ये भी फर्दर C से जुड़ा, ये भी फर्दर C से जुड़ा। याद रखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी का तरीका क्या है, तरीका क्या है। जो मेरा है ना ये C ये वाली चीज, और क्या है ये C, इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये कुछ ऐसे है, C अलग अलग कर लिए बॉन्ड, और ये C हर जगह लगा दिया। इसे भी ऐसे इमेजिन करो, ये भी ऐसे है C, यानी मैं इसे रिप्लेस कर लूंगा, और ये CH2 था, तो मैं इसे रिप्लेस कर लूंगा ऐसे, इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर लूंगा, और इसको कैसे रिप्लेस करूंगा, ऐसे। इसके बाद डिसीजन लो, दोनों C से जुड़े, ठीक है, फर्दर C से जुड़ा, 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 H से जुड़ा, तो दिस इज माय हायर प्रायोरिटी। नाउ बोथ प्रायोरिटी ग्रुप्स, दोनों प्रायोरिटी ग्रुप्स मेरे सेम साइड पे हैं, मेरे दोनों प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो दिस वुड आल्सो बी Z, एक सेकंड बच्चे, दिस वुड आल्सो बी Z नॉमेनक्लेचर। ये भी मेरा क्या बन जाएगा, दिस वुड आल्सो बिकम Z कंपाउंड। बात समझ में आ रही है। चलो अभी तक हमने बात की सिस की, ट्रांस की, E की, Z की। अब एक और बात करते हैं जिसको मैं बोल रहा हूं एंटी और सिन, SYN, सिन, SIN नहीं है, एंटी और सिन नॉमेनक्लेचर। चलो एंटी और सिन नॉमेनक्लेचर, 9 या 10 कुछ एग्जांपल्स हो गए। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, CH3, C, मान लो H, या मान लो N, मान लो इधर N, दिस इज OH, 1 2 3 बॉन्ड, तो इसके पास एक लोन पेयर भी होगा, एक लोन पेयर भी होगा, लोन पेयर को ऐसे डिनोट करते हैं। मुझे बोल रहा है यार ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो ना, पहली बार यहां तो सर कोई एटम ही नहीं है, ना ही कोई ग्रुप है। हम लोन पेयर को भी एज अ ग्रुप, लोन पेयर को भी एज अ ग्रुप मान के ही चलेंगे। नेमिंग बदल जाएगी, लोन पेयर को भी एज अ ग्रुप मानेंगे। अच्छा इस कंपाउंड को पहले ना लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डोक्साइन, एल्डोक्साइन, एल्डोक, दिस कंपाउंड इज नोन एज एल्डोक्साइन, एल्डोक्साइन। इस कंपाउंड को मैं बोल देता हूं एल्डोक्साइन। सर ऐसे कंपाउंड्स आ जाए, मेरे पास ऐसे कंपाउंड्स आ जाए तो मैं डिसीजन कैसे लूंगा। अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड आ जाए तो मैं डिसीजन कैसे लूंगा। याद रखना मैं देखूंगा मेरा हाइड्रोजन और OH, मेरा हाइड्रोजन और OH किस तरीके से लगे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भी बना सकता था, मैं ऐसे भी बना सकता था। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो मैं इसे लिख दूंगा एंटी, और एक दूसरे के तरफ हो, सेम साइड पे हो, इसे लिख दूंगा सिन। तो तीसरी तरीके की एंटी सिन या सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन हम बोल रहे हैं। अच्छा ये सिन किसको डिनोट कर रहा है, सेम साइड में है H और OH, इसको मैं क्या बोलता था सिस फॉर्म, तो सिन मेरा सिस को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंटी मेरा ट्रांस को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंटी मेरा ट्रांस को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तीसरी टाइप की नेमिंग कर रहे हैं। क्या क्या पढ़ा अभी तक, सिस ट्रांस सबसे कॉमन थी, फिर EZ नॉमेनक्लेचर पढ़ा, और अब क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर, सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर। अच्छा मान लो सवाल ऐसा आ जाए, मान लो
अगर मुझे सवाल कुछ ऐसा आ जाए, यहां H ना हो, यहां H की जगह मैं लिख दूं C2H5, H की जगह लिख दूं C2H5। सर अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब देखो, अब ये एल्डोजाइम नहीं रहा। एल्डोजाइम कब था? जब यहां पर H था। अगर यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप लग गया, फॉर एग्जाम्पल C2H5, मैं इसे बोलूंगा कीटोजाइम। कीटोजाइम, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं कीटोजाइम। याद रखना, एल्डोजाइम और कीटोजाइम, एल्डोजाइम और कीटोजाइम। स्पेलिंग एक बार देख लेना, एक्साइम, दिस इज कीटोजाइम। ऐसे कंपाउंड्स को, C से डबल बॉन्ड N से जुड़ा है और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो उसे बोल देते हैं कीटोजाइम। अगर एक तरफ H था, वही बात आ गई ना, कीटो एल्डिहाइड क्या है? C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H एक तरफ R। कीटोन क्या है? C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R दूसरी तरफ भी R। इस तरफ क्या है? C डबल बॉन्ड N है, अगर एक तरफ H होता तो एल्डोजाइम, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो कीटोजाइम। तो दोनों तो कीटोजाइम है, कीटोजाइम। बट सर यहां पर H नहीं दिख रहा, तो कैसे डिसीजन में? इसके ना मैं दो नाम लिख सकता हूं। इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये है सिन मिथाइल, मिथाइल के साथ सिन में, सिन मिथाइल इथाइल कीटोजाइम। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं, C2H5 के एंटी में है, फिर लिख सकता हूं सिन इथाइल मिथाइल कीटोजाइम। इसमें से कुछ भी। सिमिलरली, सॉरी, एंटी इथाइल मिथाइल, इथाइल के एंटी में है तो एंटी इथाइल मिथाइल कीटोजाइम। इसके सिन में है तो एंटी सिन मिथाइल इथाइल कीटोजाइम। सिमिलरली इसको भी नाम क्या दे सकता हूं? यहां पर ये मिथाइल के एंटी में है तो मैं इसे लिख सकता हूं एंटी मिथाइल इथाइल कीटोजाइम। या फिर मैं लिख सकता हूं C2H5 के सिन में है तो सिन इथाइल मिथाइल कीटोजाइम। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चे? तो इस तरीके से हमने जियोमेट्रिक आइसोमर का पहला पार्ट कर लिया। पहला पार्ट, अभी आएंगे, काफी आएंगे जियोमेट्रिक आइसोमर, तो 2 और लेक्चर एटलीस्ट आएंगे। तो हमने जियोमेट्रिक आइसोमर्स का पहले लेक्चर में क्या सीखा? 3 तरह की नेमिंग। कौन कौन सी 3 तरह की चीजें देखी हमने? क्या हमने देखा? ट्रांस और सिस क्या है, फिर देखा ई और जेड क्या है, फिर देखा हमने एंटी और सिन क्या है। एंटी किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? सिस या ट्रांस को। सिन किसको कर रहा है? सिस या ट्रांस को। ई किसको कर रहा है? जेड किसको कर रहा है? वो भी हमने देख लिया। अगले लेक्चर में ज्योमेट्रिक आइसोमर को और आगे बढ़ाएंगे, 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। उसके बाद आएंगे इस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में जो है मेरा ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसका यूज हमारा मैकेनिज्म में भी बहुत होगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स, अगर थोड़ी सी इंट्रो दूं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड हैं जो ये ताकत रखते हैं। देखो, हमने भी आइसोमर्स का क्या देखा था? स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो। ऑप्टिकल आइसोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, बट उनकी लाइट के साथ ऑप्टिकल बिहेवियर अलग होता है। एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या कर सकता है? एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उसे बोलते हैं जो इसकी तरफ मैं लाइट फेंकूं, कौन सी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जिन्होंने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा हो उसे पता होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक ही तरफ फील्ड है उसकी, ये इस फील्ड को मोड़ देगी, उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। खैर दूर की बात है, अभी तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चल रहा है, तो पहला टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सारी तरह की नेमिंग आनी चाहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के। जय हिंद।